नमस्कार। हम मुगल सम्राट औरंगजेब के मारवाड़ के राठौड़ राज्य के साथ संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। इसे मुगलों की राजपूत नीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। माना जाता है कि औरंगजेब ने उस राजपूत नीति को पलट दिया था जिसका सूत्रपात मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। 1789 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ मारवाड़ के राठौड़ राज्य के साथ उसका संघर्ष शुरू हुआ, जो आगामी 30 वर्षों तक चलता रहा और मुगल सम्राटों के साथ राजपूत शासकों के इन बिगड़े हुए संबंधों का उत्तरदायित्व औरंगजेब की हठधर्मिता और उसकी प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति पर डाला जाता है। मारवाड़ के राठौड़ राज्य के साथ औरंगजेब के संबंधों का विश्लेषण करते हुए हम ये देखने जा रहे हैं कि उसका मूलभूत स्वरूप क्या था। जिन घटनाक्रम का हम अध्ययन करेंगे उसमें हम सैद्धांतिक, तथ्यगत और प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते रहेंगे, जिससे हमें उसके बारे में कुछ मिथकों को छोड़ने और कुछ नए दृष्टिकोणों को अपनाने में मदद मिलेगी। यह अध्ययन हम 4 चरणों में कर रहे हैं। 89 से 81, 81 से 87, 87 से 1701 और 1701 से औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 ईस्वी तक। चलिए प्रारंभ करते हैं। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को अफगानिस्तान के जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उनका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था। महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर मुगल सम्राट का लगभग 50 लाख रुपया बकाया था, जो उनके द्वारा अग्रिम के रूप में लिया गया था। ऐसी परिस्थिति में जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के द्वारा अजमेर के सूबेदार को आदेश दिया गया कि आगे बढ़कर जोधपुर पर अधिकार कर ले। इख्तियार खान ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। उसे किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि राठौड़ों की सेना अपने शासक जसवंत सिंह के साथ उत्तर पश्चिम सीमांत पर थी। इस प्रकार जोधपुर पर मुगल सम्राट का अधिकार हो गया, उसका अधिग्रहण कर लिया गया और उसे खालसा में तब्दील कर दिया गया। तहवर या ताहिर खान को जोधपुर का फौजदार नियुक्त कर दिया गया। जोधपुर को खालसा में परिवर्तित करने के लिए, प्रशासन हस्तगत करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जाने लगी। मेवाड़ के राठौड़ों को शांत करने के लिए, मारवाड़ के राठौड़ों को शांत करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें यथासंभव अपनी जागीरों में रहने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार अपने कार्यवाही के माध्यम से औरंगजेब ने ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया जिससे राठौड़ सरदारों को यह प्रतीत होता था कि वह अपनी कार्यवाहियों के माध्यम से राठौड़ सरदारों को अपने पक्ष में करते हुए जोधपुर के राठौड़ राज्य को सदा के लिए अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता है। राठौड़ सरदारों ने यह मांग की कि केवल जोधपुर उनके पास छोड़ दिया जाए, लेकिन
इस आधार पर यह मांग खारिज कर दी गई कि वतन जागीर किसी सेवक को या किसी रानी को उत्तराधिकार में नहीं दी जा सकती है। फरवरी 1689 में 1679 में औरंगजेब स्वयं अजमेर पहुंचा। उसने जोधपुर की व्यवस्थाएं संपन्न करवाई। वहां पर उसने अपनी धार्मिक नीति का क्रियान्वयन भी किया। पर्याप्त मात्रा में मंदिरों को तोड़ा गया। वापस दिल्ली पहुंचकर उसने 12 अप्रैल 1679 को जजिया की घोषणा कर दी। इस प्रकार राठौड़ राज्य का अधिग्रहण हुआ। जजिया लगाने जैसा प्रतिक्रियावादी कदम उठाया गया। इसे औरंगजेब अपनी सफलता मान सकता था, लेकिन दूसरी घटनाएं घटित हुई। वह यह कि दिवंगत महाराजा जसवंत सिंह की दो पत्नियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें एक अजित सिंह 19 फरवरी 1679 को लाहौर में पैदा हुआ, जिसे जसवंत सिंह के सेनापति दुर्गादास राठौड़ के द्वारा दिल्ली लाया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब से उसके उत्तराधिकार की मांग की गई। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली में निगरानी में रखवा दिया। औरंगजेब ने ये कहा कि अजित सिंह को मुगल हरम में छोड़ दिया जाए। वह इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेगा और जब वह वयस्क हो जाएगा तो जोधपुर के उत्तराधिकारी के रूप में उसे मान्यता दे दी जाएगी। यह राठौड़ों को मान्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अजित सिंह को दिल्ली से निकालने की योजना बनाई। जिस प्रकार शिवाजी आगरा से निकले थे, जिस प्रकार उदय सिंह को पन्नाधाय के द्वारा बचाया गया था, उसी प्रकार की रोमांचक कहानियां अजित सिंह को दिल्ली से मारवाड़ लाने की हैं, जिसके बारे में अनेक कथानक प्रचलित हैं। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मुगल सेना से लड़ते हुए अजित सिंह को सकुशल मारवाड़ ले आया गया। उसके पश्चात उसे कुछ समय के लिए सिरोही में रखा गया और उसके पश्चात सुरक्षा के नजरिए से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को सौंप दिया गया, जिसने उसे केलवा में 12 गांवों की जागीर प्रदान की। अजित सिंह को गुप्त रूप से मेवाड़ में रखा जाने लगा। इधर औरंगजेब ने, क्योंकि अजित सिंह को निकाल लिया गया था, इसलिए उसने एक नकली बालक को अजित सिंह का नाम दिया, उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया और इस प्रकार राजपूतों को झूठा साबित करने की कोशिश की। औरंगजेब ने, जिसके की अधिकार में मारवाड़ का राज्य था, नागौर के सरदार इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए उत्तराधिकार शुल्क के बदले में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इंद्र सिंह जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पुत्र था। यह एक प्रतिद्वंद्वी था और मारवाड़ में उसे पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए राठौड़ों की तरफ से उसका पुरजोर विरोध हुआ और वास्तविक संघर्ष प्रारंभ हो गया। राठौड़ों ने विकल्प रखा कि वह जोधपुर को इंद्र सिंह को देने के बजाय खालसा में रखने को तैयार हैं। वे औरंगजेब की धार्मिक नीति यानी मंदिरों को तोड़ने, मस्जिदों को बनाने इत्यादि कार्यवाहियां भी करेंगे, लेकिन औरंगजेब अडिग रहा और राठौड़ों ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो गया। राठौड़ों ने अपने बड़े और महत्वपूर्ण किलों मेड़ता, सिवाना और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार को औरंगजेब के द्वारा काफी गंभीरता पूर्वक लिया गया। उसने
अब तक इंदर सिंह को तो वापस हटा दिया था, लेकिन जोधपुर के सूबेदार तहवर खान से वह नाराज था, क्योंकि वह राठौड़ों को जोधपुर से बाहर रखने में सफल नहीं हुआ था। इसलिए अपनी राजधानी से चलकर सितंबर 1679 में औरंगजेब अजमेर पहुंचा। पुनः सर बुलंद खान के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने दिसंबर 1679 ईस्वी में पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जोधपुर के उत्तराधिकार के संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों में औरंगजेब का अपना पक्ष था और राठौड़ राजपूतों का अपना पक्ष था। दोनों में कोई समन्वय पर न पहुंचने के कारण संघर्ष का सूत्रपात हो गया। क्योंकि मारवाड़ के राज्य पर औरंगजेब अधिकार कर चुका था। मारवाड़ के राज्य की सीमाएं मेवाड़ के साथ मिलती थी। अजित सिंह की माता मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की भतीजी थी। अजित सिंह का ननिहाल मेवाड़ में था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि क्योंकि नवजात शिशु इस समय मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं था, इसलिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपना प्रभाव मारवाड़ के राज्य पर बढ़ाने के उद्देश्य से मारवाड़ को सहायता देना स्वीकार किया। इस प्रकार राठौड़ और सिसोदियों का एक संघ बन गया, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब का प्रतिरोध करना था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शाहजादा अकबर को मारवाड़ के अभियान का उत्तरदायित्व सौंपा था, जिसने सोजत को अपना केंद्र बनाया था। जब सिसोदिये भी राठौड़ों के साथ मिल गए, तब अकबर को मेवाड़ भेजा गया। महाराणा राज सिंह ने मोर्चे खोले। दो मोर्चों पर संघर्ष चल रहा था। एक मारवाड़ में राठौड़ राजपूतों के द्वारा खोला गया, दूसरा मेवाड़ में राज सिंह के नेतृत्व में खोला गया। गुरिल्ला पद्धति से दोनों जगह युद्ध चलता रहा। राज सिंह ने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्राट का सामना करने के लिए उसी नीति का पालन किया जो किसी समय अकबर का सामना करने के लिए प्रताप सिंह ने अपनाई थी। उसने केंद्रीय इलाके खाली करवाए, फसलों को नष्ट कर दिया, रास्तों पर चौकियां बैठा दी। अगर मुगल सेनाएं अंदरूनी इलाकों में घुस भी जाएं, तो उन्हें रसद और अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति ना हो सके, उन्हें बाहर जाने का रास्ता ना मिले। इस प्रकार एक कठिन संघर्ष मुगल सेना और मेवाड़ के मध्य चल रहा था। इस संघर्ष में क्योंकि मुगल सेना को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए औरंगजेब ने इस पर अधिक बल देते हुए दूसरे क्षेत्रों से भी सेनापतियों और अपने पुत्रों को मय सेना बुला लिया। उसने अकबर की बजाय शहजादे आजम को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा। अकबर और मुअज्जम को उसे सहायता करने के लिए निर्देशित किया। मेवाड़ को तीन तरफ से घेरकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। मेवाड़ लगातार संघर्ष कर रहा था। उधर संघर्ष को संतुलित करने के लिए मारवाड़ में राठौड़ राजपूत सरदार मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। राठौड़ों और मेवाड़ दोनों की सम्मिलित शक्ति भी मुगल बादशाह की शक्ति के सामने पर्याप्त नहीं थी और वह दबाव में आने जा रहे थे। इस समय उन्होंने एक योजना बनाई जिससे मुगल दबाव कम हो और उन्हें कुछ अवकाश प्राप्त हो। औरंगजेब का पुत्र अकबर औरंगजेब के प्रतिक्रियावादी और हठधर्मितापूर्ण रवैये से प्रसन्न नहीं था। वह अपेक्षाकृत उदार माना जाता था। दुर्गादास और राज सिंह ने उसे समर्थन देने की बात कही और अकबर ने 1 जनवरी 1681 को विद्रोही घोषित करते हुए स्वयं को नाडौल में मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इसी समय
राज सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह का समर्थन उसे मिला। यह औरंगजेब के लिए एक चिंताजनक स्थिति थी। वह अजमेर में था, अकबर का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोराई नामक गांव में पिता पुत्र अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने थे, क्योंकि औरंगजेब के सामने अकबर, मारवाड़ के राठौड़ राज्य, मेवाड़ के सिसोदिया राज्य की सम्मिलित सेना थी। इसलिए औरंगजेब ने एक कूटनीतिपूर्ण चाल चली। उसने एक पत्र लिखा जो कि औरंगजेब की तरफ से अकबर को लिखा गया था। उसमें उसने अकबर की सराहना की कि किस प्रकार वह कूटनीतिपूर्ण तरीके से राजपूतों को उसके समक्ष ले आया है। वह राजपूत जिनके खिलाफ की अभियान करके वह उनको पकड़ नहीं पा रहा था, न वह अजित सिंह को पकड़ पा रहा था, न वह राज सिंह को पकड़ पा रहा था। यह पत्र दुर्गादास को हाथ लगा। उसने इसकी वैधता की जांच करने की कोशिश की, लेकिन अकबर के सोया होने और तहव्वुर खान के औरंगजेब के यहाँ चले जाने के कारण इसकी वैधता की जांच नहीं हो सकी। रात में राजपूत सेना अकबर को छोड़कर निकल गई। प्रातः अकबर ने स्वयं को अकेले पाया। वह पीछे लौट गया। तब तक चाल समझ में आ चुकी थी। दुर्गादास ने पुनः अकबर को अपने संरक्षण में लिया, लेकिन औरंगजेब का मुकाबला करने में अपने आप को समर्थ न पाते हुए उन्होंने दक्षिण जाने का विचार किया, जहां पर कि शिवाजी के पुत्र संभाजी की सहायता से उन्हें औरंगजेब के विरुद्ध अभियान करना था। जून 1681 में अकबर और दुर्गादास राठौड़ दक्षिण भारत पहुंच गए। दक्षिण भारत जाने से पहले दुर्गादास राठौड़ ने अकबर के पुत्र और पुत्री को राठौड़ सरदारों के संरक्षण में बाड़मेर के क्षेत्र में छोड़ दिया। इधर दुर्गादास और अकबर दक्षिण भारत को जा चुके थे। मेवाड़ में राज सिंह की मृत्यु के पश्चात जयसिंह उत्तराधिकारी बने। मुगलों के खिलाफ संघर्ष में मेवाड़ का काफी विनाश हो चुका था। उसके धार्मिक प्रतीकों, मंदिरों को विनष्ट किया गया था, प्रजा पर अत्याचार किए गए थे। जयसिंह शांति प्राप्त करना चाहता था और मुगल सम्राट औरंगजेब अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत जाना चाहता था। इसलिए समझौते की परिस्थितियां बनी। मुगल सम्राट औरंगजेब और राज सिंह के मध्य 14 जून 1681 को संधि संपन्न हो गई। इस संधि के अनुसार जयसिंह ने राठौड़ों का साथ देने से पीछे हट गया। औरंगजेब ने मेवाड़ के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। जजिया के बदले में मांडल, बदनौर, मांडलगढ़, पुर के 4 परगने मुगलों को सौंप दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि औरंगजेब ने इस बात का आश्वासन दिया कि जब अजित सिंह वयस्क हो जाएंगे तब उन्हें जोधपुर के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से औरंगजेब ने जोधपुर के राज्य पर अजित सिंह के स्वामित्व को, अधिकार को स्वीकार किया। मेवाड़ क्योंकि संधि करके संघर्ष से हट चुका था, दुर्गादास राठौड़ दक्षिण जा चुका था, इसलिए अब औरंगजेब से लोहा लेने के लिए कुछ राठौड़ सरदार बचे हुए थे, जिनको मारवाड़ का उत्तरदायित्व दक्षिण जाने से पहले दुर्गादास राठौड़ ने सौंपा था। ये राठौड़ सोनग, अजय सिंह, उदय सिंह आदि ने 1681 से लगाकर 1687 तक मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जब तक कि दुर्गादास राठौड़ दक्षिण में रहा। 1687 में उन्होंने दुर्गादास राठौड़ से निवेदन किया कि वह वापस आ जाए। दुर्गादास ने अकबर से उत्तर जाने की अनुमति मांगी, जो उसे वह मिल गई। इस बीच राठौड़ सरदार 1687 में बालक अजित सिंह को प्रकाशित
कर चुके थे, यानी अब उसे गुप्त रूप से रखा जाना बंद कर दिया गया था। दुर्गादास को यह कम औचित्यपूर्ण लगा। दुर्गादास 1687 में उत्तरी भारत पहुंचा, अकबर के पुत्र और पुत्री को देखने गया। उसके पश्चात वह अपने गांव भीमरलाई गया। अजित सिंह भीमरलाई पहुंचकर दुर्गादास से मिला और उसका स्वागत किया। इस प्रकार दुर्गादास और अजित सिंह राठौड़ों का नेतृत्व करने के लिए थे। पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी समय से में संघर्ष के कठिनतर होने के साथ साथ उसमें एक नया आयाम भी जुड़ गया। वह यह है कि अजित सिंह बड़ा हो रहा था और दुर्गादास अब तक इस संघर्ष का एक छत्र स्वामी रहा था। अब अनेक बातों को लेकर दुर्गादास और अजित सिंह के मध्य मतभेद भी सामने आने लगे। संघर्ष पुनः बढ़ गया। जोधपुर के फौजदार ने राठौड़ों के दबाव को देखते हुए उनके साथ गुप्त समझौता कर लिया और सिवाना का किला अजित सिंह को दे दिया। अजित सिंह सिवाना में आकर रहने लगा। उसे यह लालच दिया गया मुगल पक्ष की तरफ से कि उसे मुगलों के साथ समझौता करा दिया जाएगा। दुर्गादास राठौड़ के मना करने के बावजूद वह अजमेर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन सिवाना पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार मतभेद पुनः सामने आए। अजित सिंह को काफी प्रयत्न करना पड़ा दुर्गादास को मनाने के लिए और दुर्गादास दिसंबर 1693 ईस्वी में पुनः अजित सिंह के साथ आ मिला। इस प्रकार संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब, जो कि इस समय दक्षिण में था, अपने सारे संसाधनों और शक्ति को मराठों के खिलाफ केंद्रित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त वह अपने बेटे अकबर के पुत्र और पुत्री, जो कि दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में थे, के प्रति भी चिंतित था। उसने 1692-93 में और 1694 ईस्वी में राठौड़ दुर्गादास को अकबर के बेटे और बेटी को सौंप देने का निवेदन किया था और दुर्गादास को मुगल सेवा में लेने का प्रस्ताव रखा था, जिसे दुर्गादास ने इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि वह मुगल सेवा में तभी आ सकता है, मुगलों के साथ समझौता तभी संपन्न कर सकता है, जबकि पहले अजित सिंह को जोधपुर के उत्तराधिकारी के रूप में और मुगल मनसबदार के रूप में मान्यता दी जाए, जिसके लिए औरंगजेब तैयार नहीं था। मारवाड़ में अजित सिंह और दुर्गादास के नेतृत्व में संघर्ष जारी था। गुजरात के सूबेदार सुजात खान ने राठौड़ों को कड़ा मुकाबला करने पर मजबूर किया। सुजात खान के माध्यम से ही समझौते की वार्ता आगे बढ़ी। दुर्गादास ने 1694 ईस्वी में अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा को औरंगजेब को सुपुर्द कर दिया। औरंगजेब ने जब उसकी शिक्षा के लिए शिक्षक लगाने चाहे, तब उसे मालूम हुआ कि राठौड़ ने उसे पर्याप्त सुविधाओं के साथ रखा था और उसकी शिक्षा का संपूर्ण बंदोबस्त किया हुआ था। 1698 ईस्वी में अकबर के बेटे बुलंद अख्तर को भी औरंगजेब के सुपुर्द कर दिया गया। दुर्गादास के इन कार्यों का औरंगजेब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1698 ईस्वी में राठौड़ों और मुगलों के मध्य संधि हो गई। अजित सिंह को 1500 जात 500 सवार का मनसब, जालौर और सांचौर की जागीर दी गई। दुर्गादास को 3000 जात 2500 सवार का मनसब मेड़ता, सिवाना और जैतारण जागीर में दिए गए। गौरतलब यह है कि दुर्गादास राठौड़ को अपने शासक अजित सिंह के बजाय बड़ा मनसब और अधिक जागीर प्रदान की गई थी। यह अजित सिंह के अप्रसन्न होने का एक कारण और था। 1698 ईस्वी में मनसब देकर, जागीर देकर अजित सिंह के मारवाड़ पर अधिकार को मान्यता दे दी गई, लेकिन
जोधपुर उसे अभी सुपुर्द नहीं किया गया। अब दुर्गादास राठौड़ को पाटन की जागीर दी गई। जोधपुर का जोधपुर का राज्य इस समय गुजरात के सूबे में ही शामिल था। पाटन की सूबेदारी के समय दुर्गादास पर गुजरात के सूबेदार आजम के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिससे बचकर वह पुनः जोधपुर पहुंचा और 1701 ईस्वी में पुनः अजित सिंह के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ हो गया। लेकिन पुनः अजित सिंह और दुर्गादास के मध्य कुछ गतिरोध उत्पन्न हुए, उनका संघर्ष कमजोर हुआ, समझौते की तरफ उन्मुख हुए। 1704-5 ईस्वी में पुनः मुगलों की अधीनता में चले गए, लेकिन यह समझौता भी नहीं चला। दुर्गादास राठौड़ और अजित सिंह पुनः विद्रोही हो गए और 1707 ईस्वी में जबकि औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय तक विद्रोही बने रहे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। अजित सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण किया। 12 मार्च 1707 ईस्वी को जोधपुर पर कब्जा कर लिया, स्वयं को शासक घोषित किया। पूरा मारवाड़ उसके अधीन आ चुका था। उसने दुर्गादास राठौड़ को बुलाया, उसे प्रधान का पद दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात दुर्गादास ने त्यागपत्र दे दिया और वह मेवाड़ के राज्य और मुगलों की सेवा में चला गया। दुर्गादास का राठौड़ों में उतना ही सम्मान था जितना कि उसका मेवाड़ में और मुगल खेमे में सम्मान था। नया शासक बहादुर शाह ने आसानी से मारवाड़ और जोधपुर पर अजित सिंह के अधिकार को मान्यता प्रदान नहीं की। उसने लगभग उसी नीति का पालन किया जिसका पालन औरंगजेब करता रहा था। इसलिए मारवाड़ के राठौड़ों और मुगल बादशाह बहादुर शाह के मध्य उठापटक चलती रही। जब बहादुर शाह को दूसरी समस्याओं पर, जैसे कि सिखों और मराठों पर ध्यान केंद्रित करना था, उसी समय उसने अपने शासन के आखिरी समय में जोधपुर पर अजित सिंह के अधिकार को, मारवाड़ पर उसके उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान की और उसे एक छोटी मनसब 3000 जात और 3000 सवार से नवाजा। इस प्रकार अल्टीमेटली जो संघर्ष 1679 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, वह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह के समय में निपट सका। यह एक दीर्घकालीन संघर्ष था जिसका घटनाक्रम हमने देखा और इसमें से कुछ निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आते हैं। वह निष्कर्ष यह है कि इस इस गतिरोध का, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों और मुगलों के मध्य उत्पन्न हुआ, का मौका तब उत्पन्न हुआ जबकि जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और सरकारी प्रशासनिक नियमों के अनुसार उत्तराधिकार शुल्क देकर नए राज्यारोहण को मान्यता दी जानी थी। लेकिन अगर औरंगजेब जोधपुर पर अधिकार बनाए रखता तो दिल्ली और आगरा से जो मार्ग मारवाड़ होते हुए गुजरात को जाते थे, उन मार्गों पर उसका अधिकार हो जाता। ये मार्ग मेवाड़ से निकलने वाले मार्गों की बजाय अधिक सुविधाजनक थे। यह एक लाभदायक स्थिति होती जोधपुर के मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाने की स्थिति में, जो कि औरंगजेब के लिए एक प्रेरक तत्व हो सकता था। अपने उत्तराधिकार के समय औरंगजेब ने जो इस्लाम समर्थक रुख अपनाया था, उस रुख के कारण उसे कुछ ऐसे कार्यवाहियों को अंजाम देना पड़ा था जिससे मुस्लिम तत्वों को संतुष्टि मिल सकती। जसवंत सिंह हिंदू प्रतीकों का प्रतिनिधि समझा जाता था और औरंगजेब मुस्लिम प्रतीकों का। इसलिए इन दोनों के मध्य
हुए संघर्ष में धार्मिक पुट अवश्य ही आ गया था। 1679 ईस्वी में जबकि औरंगजेब ने जजिया लगाया था, जिसे उसका जिसे उसकी प्रतिक्रियावादी धार्मिक नीति का प्रारंभ माना जाता है, इस समय औरंगजेब अब कुछ दूसरी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना भी कर रहा था। दक्षिण में विद्रोह चल रहा था, जाट और सतनामियों के विद्रोह चल रहे थे, सिखों का विद्रोह चल रहा था। इसलिए धार्मिक पुट का सम्मेलन करने से वह इन समस्याओं को समाधान करने के प्रति आशान्वित था। साथ ही जजिया के आरोपण से उसे आर्थिक मदद भी मिलने वाली थी। इसके अलावा क्योंकि उसे मराठों, जाटों के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचना था, इसलिए इन हिंदू तत्वों को मुगल ढांचे में शामिल करने से दूसरे हिंदू तत्व राजपूतों का पलड़ा कमजोर होता था। राजपूत जो स्थान अब तक अकेले हिंदू तत्वों के रूप में उपभोग करते आ रहे थे, उसमें अब जाट, मराठा आदि भी उनके भागीदार बनने वाले थे। इसलिए शुरू के 20 वर्षों तक तो कोई संघर्ष नहीं हुआ। औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, आमेर के राजा जयसिंह को 7,000 की मनसब प्रदान की। इतनी बड़ी मनसब अकबर के समय राजा मानसिंह के अलावा किसी मुगल शासक के समय में किसी राजपूत राजा को प्रदान नहीं की गई थी। जोधपुर के राज्यारोहण उत्तराधिकार की समस्या के समय औरंगजेब को उसमें दखलंदाजी करने का मौका मिला और अपने पूरे दौर में यह मुख्य रूप से उत्तराधिकार का प्रश्न ही बना रहा। यद्यपि औरंगजेब की हठधर्मिता इसमें जरूर परिलक्षित होती है, जबकि उसने अजित सिंह को मान्यता न देकर नकली अजित सिंह खड़ा कर लिया, जबकि उसने राठौड़ों के प्रतिद्वंद्वी इंद्र सिंह को मारवाड़ का टीका दिया, जबकि 1681 में मेवाड़ के साथ संधि करते समय उसने सैद्धांतिक रूप से अजित सिंह के मारवाड़ पर अधिकार को स्वीकृत तो किया, लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया। जबकि 1698 में संधि करते समय मारवाड़ कुछ मात्रा में अजित सिंह को सौंपा गया, लेकिन जोधपुर नहीं सौंपा गया। इस प्रकार औरंगजेब अपने पूरे शासनकाल में अपनी शक्ति का आरोपण अपनी शक्ति का आरोपण राजपूत शासकों पर करता रहा, जो कि अति की सीमा तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या राठौड़ों और सिसोदियों का औरंगजेब के प्रति किया गया संघर्ष समस्त राजपूतों के संघर्ष का सूचक था? नहीं। राठौड़ और सिसोदियों के अलावा महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश आमेर के कछवाहा, कोटा बूंदी के हाड़ा, जैसलमेर के भाटी, बीकानेर के राठौड़ औरंगजेब के प्रति सहयोगी और निष्ठावान बने रहे। इसलिए यह कहना चाहिए कि औरंगजेब की राजपूत नीति का मूल ढांचा तो वही था जो अकबर का था, लेकिन अपवाद स्वरूप और परिस्थितिगत कारणों के कारण मारवाड़ के प्रति उसमें अपवाद और गतिरोध पैदा हो गया था और उसमें कुछ कारणों के कारण मेवाड़ के सिसोदिया भी शामिल हो गए थे। इस संघर्ष में अपनी हठधर्मिता के कारण औरंगजेब आगे बढ़ता रहा, शक्ति से दबाने की कोशिश की, जिसमें वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि अजित सिंह का अधिकार जायज था। अजित सिंह के साथ समस्त राठौड़ सरदार थे। मारवाड़ की जनता अजित सिंह के साथ थी और कोई भी शक्तिशाली शासक किसी जन आंदोलन का सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी हठधर्मिता के कारण ताउम्र मारवाड़ के राठौड़ों का प्रतिरोध झेला, जिसके लिए उसे आलोचना का केंद्र बनाया जाता है
और उसकी हठधर्मिता को राजपूतों के साथ उसके संबंध बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस संघर्ष ने दूसरे साम्राज्यिक समस्याओं को भी कठिन बनाया, क्योंकि इसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखा गया और इससे मराठों के साथ संबंधों को सुधारने में जटिलताएं उत्पन्न हुई। अगर राजपूतों के साथ उनके संबंध बेहतर होते तो इससे मराठों के साथ संबंधों को सुलझाने में भी मदद मिलती। अंतिम रूप से यह कहा जा सकता है कि राजपूत मुगल साम्राज्य में एक पक्ष थे जो अकबर के समय सहयोगी थे, लेकिन अकबर ने राजपूतों के बल पर मुगल साम्राज्य खड़ा नहीं किया था। उसी प्रकार राजपूतों को नाराज करके औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विनाश नहीं किया। हालांकि तुलनात्मक रूप से एक भेद अवश्य है। अकबर के समय का मुख्य रूप से सहयोग और आंशिक प्रतिरोध, औरंगजेब के समय एक बड़े प्रतिरोध और 30 वर्षीय संघर्ष के रूप में उजागर हुआ।